हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सभी को पता है CUET की रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको CUET से रिलेटेड चाहिए वो आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि CUET की आने वाली और भी इंफॉर्मेशन जो हम आपको देने वाले हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम अपने फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं कि इस फॉर्म को कैसे ओपन करना है, इसको फिल कैसे करना है, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सिलेबस क्या होने वाला है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, फॉर्म को किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम फिल करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आज मैं दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कौन सी वेबसाइट पे जाना है, बहुत सारी वेबसाइट ना, फॉर्ज वेबसाइट आपको उसमें दिखने वाली है। जब आप CUET सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारी वेबसाइट दिख जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो क्लियरली मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आपके लिए पेज ओपन करके रखा हुआ है। तो इसमें सबसे ऊपर आपको मेंशन करा हुआ है, ठीक है, exams.nta.ac.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। चाहे तो आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं लिखकर, नहीं तो आप अगर CUET UG 2024 भी डालेंगे तो भी आपको जो पहली वेबसाइट आपको दिखने वाली है वो यही वाली वेबसाइट दिखने वाली है। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आके कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ लिखा आ रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपको लिखा आ रहा है CUET UG 2024 क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आप जो है वो फॉर्म के पेज पर चले जाएंगे। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। नई जो ये वेबसाइट बनाई है, अगर आप इस वेबसाइट को अच्छे से देखें तो यहाँ पर भी लिखा आ रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2024। तो CUET ने 2024 के लिए नई ही वेबसाइट क्रिएट कर दी है। 2023 वाली जो है अब वो यूज़ नहीं हो रही है, तो अब 2024 की वेबसाइट आ चुकी है। 12th क्लास के बच्चे इस चीज़ को ध्यान से देखिए, तभी आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी फिल करने में। और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं फॉर्म भरने में तो इतने ज़्यादा जो आपको चांस मिलता भी है करेक्ट करने का, उसमें सारी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं एक साथ, कुछ ही करेक्शन के ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। तो 3 आपके स्टेप्स है। सबसे पहले तो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको अप्लाई करना है उसके लिए, फिर फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस। ये आपका लास्ट स्टेप होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आपको मांग रहा है ये आपको तब फिल करनी है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन करना। जो भी नंबर आप रजिस्ट्रेशन के लिए डालने वाले हैं या फिर जो भी नंबर आप अपनी मेल आईडी में डालने वाले हैं वो वही डालिएगा जिसका आईडी पासवर्ड आपको याद रहता है। होता क्या है, जब हम कोई नंबर डाल रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारा वो नंबर वर्किंग है नहीं है, ठीक है। फिर जो हमारी मेल आईडी हम डाल रहे हैं उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। वही आईडी डालिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद है, ठीक है, जीमेल का या फिर याहू पे, जिस पे भी आपकी आईडी है, तो वही आप इसमें डालिएगा। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तब आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जो आप पीछे देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। इसको हम अच्छे से आज रीड करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें इसमें मेंशन की गई है। सबसे पहले आप यहाँ के जो इंस्ट्रक्शन दिए वो उसको भी पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले इन सब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि यू हैव टू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और जब आप इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे उसी के बाद आप लास्ट में, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे कि हाँ हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है और हमें अच्छे से समझ आ गई है। सबसे इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस को आपको मेंशन किया हुआ है, कितनी कितनी आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होने वाली है। हर कैटेगरी के हिसाब से अलग है, जनरल की अलग है, OBC की अलग है, SC ST और जो हमारे PWD के स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के लिए अलग है, ठीक है। और सेंटर्स जो हैं वो इंडिया से बाहर है, उनके लिए भी अलग फ़ीस है। स्टेप बाय स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पासवर्ड वगैरह आप अच्छे से चूज़ कीजिएगा, वही पासवर्ड लिखिएगा जो आप याद रख सकते हैं। करेक्टर्स को आप देख सकते हैं कि एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और नंबर भी उस पासवर्ड के अंदर होना चाहिए। तो अब तक तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने एक ऐसा अपना पासवर्ड क्रिएट कर रखा होगा जो आपको हमेशा याद रहने वाला है। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे और इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है, ठीक है, वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिएगा। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने आपके जो भी सिस्टम जिसमें आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं या फिर आप साइबर कैफ़े से करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको पता होगा। आप ये सब चीज़ें बता दीजिएगा कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो 10 KB to 200 KB के अंदर अंदर होनी चाहिए, ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा होगी तो भी अपलोड नहीं होगी और उससे कम होगी तो भी अपलोड नहीं हो पाएगी।
आपकी जो सिग्नेचर है वो भी आप एक पेज पे करके उसको अपलोड कर देंगे इसमें, ठीक है। वो 4 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, कि आप कौन सी वेबसाइट मतलब किस तरीके से छोटा होना है, या फिर फोटो को हम छोटा या बड़ा या KB उसका कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन आप बोल सकते मतलब आप टाइप करेंगे, ठीक है, चेंज द साइज ऑफ द पिक्चर, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कीजिए और उसको क्लिक करके आप उसमें अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, और जो भी साइज़ या KB आपको सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं फ़ोटो के अंदर। आप साइज ऑफ द स्कैन फोटो ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, जो सर्टिफिकेट्स उसके अंदर मांगे गए हैं वो भी आप उसके अंदर अपलोड करके रख लीजिएगा, जिसका साइज होना चाहिए 50 KB to 300 KB। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करेक्शन विंडो कब तक ओपन होगी, ठीक है, और किस तरीके से आप कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फीस जो है वो किस तरीके से पे करेंगे वो भी सब चीज़ें, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं वाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और ये पासवर्ड की आपकी पूरी पॉलिसी दे रखी है कि किस किस तरीके के करेक्टर हो सकते हैं। अगर आपको कोई पासवर्ड हम बताएं, जैसे कि अगर मैं बोलूं अगर आपको एक ऐसा पासवर्ड चाहिए जो आप हमेशा याद रखें, तो आप इस तरीके का पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। B आपने कर दिया, ठीक है, और आपने बाकी के जो करेक्टर्स हैं वो शॉर्ट में कर लिए, ठीक है, BORN बॉर्न लिख लिया, ठीक है। फिर आपने @ लगा लिया, और जो भी आपका ईयर है, ठीक है, डेट ऑफ आपका ईयर अगर 2001 है तो आपने 2001 लिख लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके का पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं और आपको हमेशा याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा पासवर्ड बन सकता है जो आपको आने वाले टाइम में भी याद रहे, तो इस तरीके का पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका बढ़ते हैं हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड। ये सब चीज़ें भी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। और ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको करना है यहाँ पे क्लिक, ठीक है। आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET, ठीक है। ये सब आप क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तब आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि किस फॉर्म में और क्या चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है फिल करते टाइम, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या क्या है, ठीक है। इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम डिटेल में अब पढ़ते हैं और उसमें और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ। तो ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप पीछे देख सकते हैं इस तरीके का आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUET जो है 2024 का पूरा सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन कितने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है, फीस क्या होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको मिल जाएगी बुलेटिन के अंदर। तो बच्चा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन अभी नहीं लेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे, फिर बाद में आप बोलेंगे यहाँ पे कमेंट आके करेंगे कि हमें तो ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं थी, या आपने हमें पूरी वीडियो देखोगे तभी तो इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी ना आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मेन जो है जो जाननी है, ठीक है। ये सारी आप देख सकते हैं इस पेज पे सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके लोगो लगे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी CUET के एग्ज़ाम जो है उसको मानती है या फिर कंडक्ट जो इसके रिजल्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे एडमिशन कराती है। तो यहाँ पर आपकी सारी यूनिवर्सिटी के नाम है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, इसके अंदर आपका DU भी आता है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कश्मीर की, केरला की, ठीक है, उड़ीसा की, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आती है। जामिया मिलिया भी इसी का ही पार्ट है, JNU, ठीक है, ये सारे के सारे ये भी इसका पार्ट है। तो आप इन सारी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे अपना जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसका यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इसका इंडेक्स होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी मेन चीज़ चेक करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये हम आ गए हैं अपने मेन इन्फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी इस PDF की सबसे इम्पॉर्टेंट की आपकी डेट की, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कब तक खुला रहेगा, कब इसका मतलब जो इसकी चेंजिंग की वीडियो है, मतलब जो इसका जो पोर्टल है वो कब खुलेगा, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर इस पेज के अंदर मिलने वाली है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं एक बार। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 27 फरवरी से
लेकर 26 मार्च 2024 तक ओपन रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी तब तक रहेगी अप टू 11:50 PM। ये आपको डेट जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब इतनी वास्ट टाइम पीरियड इसीलिए दिया गया है क्योंकि अभी भी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और 12th के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा आप सब बिजी भी होंगे इसमें, तो इस वजह से आपकी जो डेट है उसको थोड़ा टाइम पीरियड लंबा दिया गया जिससे कि आप एंड तक जो है कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में गलत फॉर्म भर दो। लेकिन पर जो अभी बच्चे एग्जाम कर भी रहे हैं, ठीक है, जिनके एग्जाम भी चल रहे हैं, अगर आप बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा, नहीं तो लास्ट टाइम पे क्या होता है वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, फिर आप फॉर्म सही से फिल नहीं कर पाते हैं। नाउ अब इसके अंदर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन यानी कि आपके जो पेमेंट है, अगर आपने फॉर्म भर भी दिया और आप पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, ग्लिच आ गया, तो उसकी डेट जो है वो 26 मार्च लास्ट है। और लेकिन पर अगर आपने फॉर्म पहले फिल करा हुआ है तो दोनों की ही डेट आप चेक करेंगे तो दोनों की डेट लास्ट 26 मार्च ही है। ठीक है, तो अपने जो पेमेंट वगैरह है उसको भी चेक कीजिएगा। अगर आप नहीं पेमेंट सही से कर पा रहे हैं तो साइबर कैफे से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पेमेंट अच्छे से कर देंगे, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पेमेंट नहीं करी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। तो पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके करेक्शन का जो पोर्टल है वो 28 मार्च से 29 मार्च तक ओपन रहेगा। करेक्शन जो है वो हर पार्ट में नहीं होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बताया, बहुत ही कम इसके पोर्शन है जिसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। अब आप इसकी पर्सनल डिटेल्स के लिए अगर आप बोलो कि आप पर्सनल अपना नाम वाम चेंज कर लोगे या कुछ ऐसा, तो ऐसी सब चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको जो मेन चीज़ें हैं वो अभी बताई भी जाएगी, आप करेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं। लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका पेपर का वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप चेक कीजिएगा कि हाँ आप उसमें कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जिस सिटी में आपको एग्जाम देना है वो अनाउंस कब होगा, 30 अप्रैल 2024 के बाद ही वो अनाउंसमेंट की जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम इसके अंदर आपके एडमिट कार्ड्स की जो डेट है वो कब आ जाएगी, वो आपकी 2nd वीक ऑफ मई 2024 में आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिससे आप अपनी सिटी का पता लगा पाएँ और वहाँ पे टाइमली पहुँच पाएँ। नेक्स्ट है आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो 15 मई से 31 मई। हर बार ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं तो आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि मई वाले टाइम पीरियड में कहीं नहीं जाना क्योंकि एग्जाम है आपका। ठीक है, एग्जाम है और एग्जाम देना है। ठीक है, तो 15 मई से लेकर 31 मई 2024 के बीच में आपके चलने वाले हैं CUET के एग्जाम, और इसी के बीच में ही आपकी कोई भी डेट हो सकती है। अब इतना लंबा टाइम पीरियड इसीलिए दिया गया है क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में होने वाला ये एग्जाम, तो किसी की भी कोई भी डेट हो सकती है, तो इसीलिए एक लंबा टाइम पीरियड दिया गया कि कभी भी किसी का भी एग्जाम करवाया जा सकता है, तो अपने इस टाइम पीरियड को आप फ्री रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जहाँ घूमना है यार घूम सकते हो, लेकिन इस टाइम पीरियड पे सिर्फ पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज और आंसर्स कीज जो हैं वो अनाउंस हो जाएगी लेटर। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। और जो इसकी वेबसाइट है, जो वेबसाइट हमने भी आपको बताई है, ठीक है, ये वेबसाइट जो है आप इस पर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और आपको ये डायरेक्ट कर देगी आपकी जो NTA की वेबसाइट है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उसकी तरफ। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तभी आप आगे अब जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप CUET के रिजल्ट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक अब आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए इसके फीस स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि इसका फीस स्ट्रक्चर किस तरीके का है, फॉर्म फिल करने में आपको क्या क्या चीज़ें मतलब कितने पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कैटेगरी वाइज जो है उसमें डिवीजन दिया गया है। अगर हम बात करें तो आपको अप टू अगर 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, आपको टोटल कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। अब 6 सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो 3 सब्जेक्ट्स हैं स्टार्टिंग के वो आपके 1000 रुपीज़ होने वाले हैं उसके। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के तो आपके 1000 हो गए हैं, बाकी जो है इसके अंदर 400 अगर आप इसमें और जो है वो ऐड करते जाते हो, अगर आपने एक सब्जेक्ट भी ऐड किया तो एक सब्जेक्ट को ऐड करने के आपके 400 यानी कि 1000 + 400। ठीक है, तो आपके जितने आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाओगे उतने ही आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। अगर आपने एक सब्जेक्ट और सेलेक्ट किया, ठीक है, अगर आपने एक सब्जेक्ट और सेलेक्ट किया तो आपके और 400 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पैसे ऐड होते जाएंगे। तो आप टोटल कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपने टोटल अपने 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो आपके 1800 रुपये एट द एंड आपको पे करने होंगे। अब इसी तरीके से जो OBC कैटेगरी है उनके 900 हैं, उसके एडिशनल सब्जेक्ट के चार्जेस अलग हैं और बाकी सबके भी उसके अकॉर्डिंग ही आपके चार्जेस आपको देखने को मिल सकते हैं। 800 SC ST OBC ST SC और PWD के स्टूडेंट्स के लिए, और सेंटर्स जो है जो आउटसाइड इंडिया के सेंटर्स हैं उनके लिए भी अलग चार्जेस।
ठीक है, इतना आपको क्लियर है कि कितना पैसे जाने वाला है आपका इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे पढ़ते टाइम। ठीक है, कि आपके पैसे जो हैं वो किस किस के कितने कितने लग रहे हैं। तो 6 आपके मेन सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर का जो पैटर्न है, ठीक है, जो ब्रॉड फीचर्स हैं CUET के वो क्या क्या हैं। मेनली हमें किस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो चलिए, टेस्ट पैटर्न जो है, मोड ऑफ द टेस्ट हमने पहले भी वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है कि इस बार जो है ना वो मोड चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, पहले क्या होता था, खाली आपका CBT यानी कि जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते थे वही वाला हो रहा था। ठीक है, उसी में आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप उसमें टिक कर रहे हैं, ऐसा चल रहा था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हाइब्रिड मोड दे दिया गया। हाइब्रिड मोड का मतलब यानी कि हो सकता है कि आपका पेपर पेन पेपर वाला हो जाए और हो सकता है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड वाला हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से रूरल एरियाज़ हैं, आपको पता होंगे इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, जहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसे में क्या होता है, जब आपकी सिटीज़ जो है ना वो बहुत कम हो जाती है और बच्चों को ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। लाइक जो बच्चा जहाँ पे मतलब कंप्यूटर फैसिलिटीज़ नहीं है तो उसको सिटीज़ में आना पड़ेगा पेपर देने के लिए, और ऐसे में हमें जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इस चीज़ की CUET को भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ही सेंटर पे बहुत सारे उनको शिफ्ट लगानी पड़ती है। इसी वजह से इस बार इन्होंने हाइब्रिड मोड रखा है। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के एग्जाम होंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड भी मिलने वाला है और पेन पेपर बेस्ड भी मिलने वाला है। टेस्ट पैटर्न कैसा होने वाला है, ठीक है, टेस्ट पैटर्न जो है आपका वो इसके अंदर आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ। ठीक है, MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं ना वो होने वाले हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर मल्टीपल चॉइस जो है वो आपको ये बोला इसलिए पहले ही बता दिया गया है कि नहीं आप ऐसा ना समझे कि इसमें सब्जेक्टिव कुछ होने वाला है। इसमें सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ आपका MCQ बेस्ड आएगा। तो ईजी होता है MCQ बेस्ड, लेकिन उसके अंदर पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। जब भी कोई चीज़ MCQ बेस्ड होती है ना तो आपको डीप नॉलेज, आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसमें खाली आंसर फ्रेम नहीं करने हैं, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से भी कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन सारा पेपर जो है वो NCERT बेस्ड होने वाला है। जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है वो सारा NCERT बेस्ड होगा, जो आपने 12th में पढ़ा है, तो ज़्यादा टेंशन की नीड नहीं है। चलिए मीडियम की तरफ बढ़ते हैं। किस मीडियम में आपको पेपर देना है, ये जो मीडियम है ना, मीडियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी ना उसमें आप मीडियम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर आपकी 13 लैंग्वेज जो है वो मेंशन करी हुई है और इन्हीं 13 लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अपना पूरा एग्जाम देने वाले हैं। अब 13 लैंग्वेजेस में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज है, असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस आपको मिलने वाली है। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज, इसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी भी दिख रही होगी। ठीक है, तो जो बच्चे जो हैं इंग्लिश और हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो इनमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मीडियम डिपेंड करता है कि आप अब तक 12th में किस भाषा में आप पढ़ते आ रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो अब तक उर्दू भाषा में पढ़ रहे हों, हो सकता है वो कन्नड़ में पढ़ रहे हों, हो सकता है तेलुगु में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उनको उसी लैंग्वेज की हैबिट होती है, तो उनको पेपर जो है वो इजी उसी लैंग्वेज में करना लगेगा। सो मीडियम जो है ये ध्यान से भरिएगा। ठीक है, इसके पास इसमें ना आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा नहीं तो। ठीक है, अगर आप करोगे तो करेक्ट होना है तो ऑप्शन आपको करेक्शन का नहीं मिलेगा, तो बहुत सोच समझ के इस मीडियम को फिल कीजिएगा। अब सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है, सिलेबस के अंदर आपको 3 पोर्शन जो है वो मैंने जैसे बताए थे, 3 पोर्शंस आपके होते हैं, जो होता है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक होता है डोमेन सब्जेक्ट और एक होता है जनरल टेस्ट। ठीक है, सिलेबस में 3 पोर्शन आपके डिवाइडेड है। लैंग्वेज के अंदर आपको क्या क्या आने वाला है, एक आने वाला है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत बार करा है हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यार, ये मान लो 6th क्लास से जब से आपने एग्जाम देना शुरू किया होगा ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हर पेपर में है। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर, सिंपल होता है, एक पैराग्राफ आता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप पढ़ते हैं और आपको फटाफट से आंसर जो है उसमें से मिल जाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि आपको आंसर खुद से फ्रेम करने पड़ते हैं, लेकिन यार इसमें तो मल्टीपल चॉइस है, इसके अंदर आपको आंसर फ्रेम नहीं करना है। आपको आंसर जो है अगर आपने अच्छे से उस पैराग्राफ को रीड कर लिया तो उसके आंसर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अलग अलग बेसिस पे हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है आपको आ जाए फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, फैक्चुअल यानी कि कोई फैक्ट्स कंडक्ट करे हुए हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है किसी के बारे में, फैक्ट्स हैं। लिटरेरी भी हो सकता है यानी कि पोएम बेस्ड भी हो सकता है, और नरेटिव भी हो सकता है यानी कि किसी की स्टोरी बता दी नरेशन करके। तो इस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे।
लिटरेरी एप्टीट्यूड भी आ सकता है, और इसके अंदर वोकैबलरी यानी कि आपका पूरा जो ग्रामर का पोर्शन है ना वो भी टेस्ट किया जा सकता है उस लैंग्वेज पर जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है। ठीक है, आप लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने इंग्लिश लिया तो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में आएगा, अगर हिंदी लिए तो हिंदी में आएगा, हिंदी लैंग्वेज का होगा, लेकिन पर पेपर जो है ना ये मान लीजिए उसी का ही कन्वर्जन दे रखा होगा कहीं ना कहीं। असमीज सेलेक्ट करिए तो असमीज में होगा ये वाला सब्जेक्ट आपका, या फिर अगर आपने कन्नड़ सेलेक्ट किया तो कन्नड़ में होगा। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट डिपेंड करेगा जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे। अब डोमेन सब्जेक्ट जो है वो किसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे, 12th की बेसिस पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आप अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो अकाउंटेंसी, ठीक है, BST या इन सब्जेक्ट्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स में सेलेक्ट करेंगे। ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ये डिपेंड करता है आप आगे लेना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाके या कॉलेज में जाके जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप इस डोमेन स्पेसिफिक में कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है या नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है कि इसमें मैथ्स तो कंपलसरी होनी चाहिए और आपने मैथ्स सेलेक्ट कर ली, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की डिमांड मैथ्स है ही नहीं, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी पे जाके एक बार चेक कर लेना कि उनकी डिमांड्स में उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि केमिस्ट्री में लेना है तो केमिस्ट्री है या नहीं है उसमें। ठीक है, या मैथ्स है या नहीं है, इंग्लिश है या नहीं, इंग्लिश के कंपलसरी तो नहीं है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपको मेनली चेक करने। आपका नेक्स्ट है जनरल टेस्ट। ठीक है, जनरल टेस्ट जो आपका होने वाला है उसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन या फिर मैथमेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट आपके अंदर आने वाले हैं। मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से आपका जनरल नॉलेज टेस्ट हो गया। ठीक है, पूरा जनरल नॉलेज इसके अंदर आ चुका है जनरल टेस्ट के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन जो है वो जैसे मैंने आपको बताया वो ओपन हो चुके हैं और इसकी जो वेबसाइट है वो यही है। ठीक है, इस पे आप अपना जाएंगे, इसको टाइप करेंगे और उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो जाइए अपना एक बार चेक जरूर कर लीजिए। अगर आप फॉर्म फिल करना शुरू भी नहीं कर रहे हैं ना तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन को खोल के एक बार चेक कर लीजिए कि क्या क्या जो टर्म्स एंड कंडीशन है या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या बात की गई है। ठीक है, इतना मैं समझती हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि सिलेबस में ये सब चीज़ों में क्या क्या आपको करने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं कि अब इसमें कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस किस तरीके से। तो 50 क्वेश्चंस आपके इन टोटल होने वाले हैं इस वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग लैंग्वेज और आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें भी ये वाली चीज़ें हो सकती हैं कि आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाए जिसमें से आपको सिर्फ 40 अटैम्प्ट करने, यानी कि आपको जो 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसमें आपको चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस है कि आप जो 10 क्वेश्चन है वो कोई भी 10 क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आपने छोड़ दिए। ठीक है, नहीं करे तो 40 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए, लेकिन इस 40 क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिनट्स मिल रहे हैं, 45 मिनट्स मिल रहे हैं गाइस, 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपने दिमाग में ना क्लॉक फिट कर लेना कि इसमें ना 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, तो 1-1 मिनट देकर ना फटाफट से एक एक क्वेश्चन करते जाइएगा और एक्स्ट्रा आपको लास्ट में फिर 5 मिनट्स बचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, ज़्यादा टाइम उसमें मत दीजिएगा, फटाफट उस क्वेश्चन को कीजिए और जो लास्ट के 5 मिनट है उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर अगर हो सकता है आप किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो भी ये 5 मिनट का फ्लक्चुएशन आपको दिया गया है कि आप उसको बफरिंग की, हो सकता है आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो वो उसमें आप निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने थोड़े मिनट्स बचा के चलिएगा, थोड़ा सा हो सकता है किसी में आप 1 मिनट भी ना दो, पूरा का पूरा आधे मिनट में समझ आता है, कुछ सेकंड्स में आपको आंसर क्लिक कर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल सकता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स वो हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, इको, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट। ठीक है, इन सब का जो टाइमिंग्स है वो डिफर कर रहा है। ठीक है, इन सब में टाइमिंग्स आपको कितने मिल रहे हैं, आपको 60 मिनट का टाइम मिल रहा है। ठीक है, इन सब सब्जेक्ट में आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जो आपको पूरा का पूरा ये मान लीजिए 1 घंटा मिल रहा है जिसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें टाइमिंग ज़्यादा भी हैं। सारे सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है कि जिसके अंदर आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं, कुछ डिपेंड करेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। अब इस तरीके से है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर कैंडिडेट्स जो है वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि चेक कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन फिल करने से पहले कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कन्फर्मेशन पेज को क्लिक करने से पहले कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, बुलेटिन आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप उस पर जा रहे हैं। और पेमेंट गेटवे देखिए आपको ऑनलाइन तो अरेंज करके रखना पड़ेगा, ठीक है, कि यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट गेटवे पे आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपने कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो, ठीक है। आपके पास जो भी कोई सोर्स है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं या फिर आप साइबर कैफे जाके करवाना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पेमेंट गेटवे जो है आपके पास हो कोई भी जिससे आप मतलब अपनी डिटेल्स फिल करके पेमेंट करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑनलाइन मोड आपको करना है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर, ठीक है, वो थ्रू द ऑनलाइन मोड ही आप अप्लाई करेंगे। द एप्लीकेशन फॉर्म इज एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। आप इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपने हैंड रिटन फिल कर दिया फॉर्म का, मतलब प्रिंट आउट निकाला और उसमें फिल करके कहीं पे सबमिट कराने चले गए, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। खाली फॉर्म फिल करने का एक ही तरीका है, वो है ऑनलाइन मोड, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, चाहे तो आप कहीं भी जाके करवाओ, किसी का मोबाइल से फिल करो, जैसे मर्जी फिल करो, फिल तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। कोई और तरीका एनटीए ने दिया ही नहीं है कि आप फॉर्म फिल करवा सको। पेपर का कोई भी इस बार सीन नहीं है, आपको सीधा ऑनलाइन ही फिल करना है। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आपकी पूरे इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे। रजिस्ट्रेशन का आपको करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सिटीज़ वगैरह ध्यान से फिल करेंगे, कौन सी सिटी में आपको एग्जाम करना है, तो फॉर्म फिल करते टाइम ही अच्छे से फिल करो ना, बाद में दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। कौन सा आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन से मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, पहले ही अपने लिख के रहो, जिससे कि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आपकी फ़ोटो जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने बचपन में कोई फ़ोटो खिंचवाई थी और वो आप उसमें लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमारे तो स्कूल टाइम के बचपन की फ़ोटो खींची हुई है, अरे यार जाके एक फ़ोटो क्लिक करवानी है, ठीक है। नहीं तो आप अपने मोबाइल से क्लिक करके उसको क्रॉप करके लगा दीजिएगा, लेकिन कोशिश ये करना कि आपकी रीसेंट ही फ़ोटो हो, ठीक है। रीसेंट फ़ोटो करने के बाद उसको कौन से फॉर्मेट में रखना है, जेपीजी, ठीक है, और 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो साइज़ जो होगा स्कैन पिक्चर का 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोटो ब्लर आ रही है या फिर उसमें लाइट नहीं है सही से, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान दे दीजिएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से फिल करनी है और उसको अपलोड करना है। अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर KB का इधर से उधर होता है तो फॉर्म जो है वो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं होंगी, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पहले से ही आप अरेंज करके रखें, ठीक है। कोई भी अनफेयर मीन्स या प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए जो आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी मैंशन की गई है, ठीक है। जो आप पेपर में कुछ भी ऐसा लेके मत जाइएगा कि आपका पेपर रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब फ़ी पेमेंट जो है वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं GST वगैरह भी एप्लीकेबल है इसके अंदर, ठीक है। 3 स्टेप्स जो हैं, ठीक है, इसमें टाइमिंग्स वगैरह सभी सब चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा एक बार अपने आप से भी, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और अच्छे से मिल जाए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किस ईमेल आईडी से और किस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, कि अगर आपको कभी रिट्रीव भी करना पड़े अपना पासवर्ड तो आपका जो OTP वगैरह है वो उसी नंबर पे जाएगा। तो वो नंबर जो है वो आपके पास हैंडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर, और वो ईमेल आईडी भी, उसका पासवर्ड। ऐसा नहीं कि आप उस आईडी का पासवर्ड भूले पड़े और उसको आपने उस आईडी को उसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये सारे मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे CUET 2024 में अपीयर कर रहे हैं, उनको ये इन्होंने राइट दिया है कि जो काउंसलिंग सेशन में या एडमिशन प्रोसेस में जो है वो यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा, अगर आप वहाँ पे कोई चल रहा है तो आप वहाँ पे जाके उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ बैठ सकते हैं जो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस किस तरीके से उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। हर यूनिवर्सिटी में चलेगा ये, अगर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है उनके आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। और हाउ द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द, मतलब जो भी क्राइटेरिया वगैरह है वो आप फिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में जाके भी आपको पता चल जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं तो चेक कर लीजिएगा किस यूनिवर्सिटी में किस टाइम पे काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, कब वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगर आपको DU में लेना है तो DU के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में लेना है तो किसी और यूनिवर्सिटी का ही आप मतलब पेज ओपन कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि UG के एडमिशन्स के लिए वो कब इसकी जो है वो ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो भी तब भी आपको पता चल जाएगा। और जो भी आपको डाउट है आप वहाँ पे उससे मेल करके पूछ सकते हैं,
ठीक है। चलिए, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर, ये सब चीज़ें भी आपको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम मार्क्स क्या हैं, ठीक है, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपको सबको पता होने चाहिए कि इतने मार्क्स तो आने ही आने हैं, ठीक है। एडवाइस टू रीड द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्टस में है पहले रीड कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, मिनिमम मार्क्स क्या है एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, पासिंग और अपीयरिंग, यानी कि आपको इसके अंदर कोई भी ये नहीं बोला गया है कि आपके 12th में इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आएंगे ना तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको खाली पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, अगर 12th में आपके पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड की गई है कि 60 से अबव होने चाहिए या 75 से अबव होने चाहिए, कोई परसेंटेज इस तरीके से डिसाइड नहीं की गई है, बस पासिंग मार्क्स जो आपके 33 बोले जाते हैं उतने होने चाहिए। हर स्टेट के वाइज डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन पर वैसे 33 ही है आपका, ठीक है। यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन, पर हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा फिल करने से पहले। और कोई भी तरीके का आप पोस्ट, फैक्स या व्हाट्सएप ईमेल या हैंडी थ्रूज, इसके थ्रू आप कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता, ठीक है। ना ही आपको फॉर्म फिल करके वहाँ पे सबमिट कराना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपका जो फॉर्म डाउनलोड होगा, ठीक है, फिल करने के बाद वो आपको अपने पास ही रखना है। उन सब चीज़ों को आपको इनको नहीं फैक्स या मेल करवाना एनटीए वालों को कि हमने फॉर्म फिल कर दिया देख लो, उनको देखने की जरूरत नहीं, उनको पता है, उनकी वेबसाइट है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है यार। तो ये सब चीज़ें आप उनसे मत देखिएगा, ठीक है। और जब भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर रहे हैं या एडमिट कार्ड जो फिल कर रहे हैं, किसी तरीके का टेम्पर्ड उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि खराब नहीं होना चाहिए। विद हिज और हर एडमिट कार्ड रिजल्ट इट शुड बी ट्रीटेड एज द अनफेयर, मीन्स मतलब कि अगर आप किसी तरीके से करते हैं या फिर आप किसी और का एडमिट कार्ड लेकर चले गए तो गलत है, ठीक है। आपको ना ही एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और का एडमिट कार्ड ले गए, ठीक है। एज डिटेल, ठीक है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही फिल होना चाहिए आपका फॉर्म, ठीक है। किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, या आप जब पेपर देने जाओगे तो आप इस चीज़ को और अच्छे से देख लीजिएगा कि हैंड बैग, पर्स, ठीक है, किसी तरीके का ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, पेपर, स्टेशनरी, आप जैसे पेपर में भी लेके चले जाते होंगे ना वैसा लेके नहीं जाना है, ये अलाउड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कोई भी रिटन मटेरियल, ठीक है, ई टेबल्स, वाटर, ठीक है, वाटर भी अगर आप लेके जा रहे हैं कि लूज और पैक्ड, यानी कि आप पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल में लेके जाना, अगर लेके जाना है तो वैसे नहीं तो अलाउड नहीं होता, ये सब तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चीज़ें तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, ये तो आपको भी पता है, और एंड्रॉयड वॉच वगैरह लेकर आपको नहीं जानी है। और बार बार जो है आप एनटीए की वेबसाइट विजिट करते रहना, कोई भी चेंज अगर आने वाला होगा तो आपको इसमें अच्छे से पता चल जाएगा। और आपको अपना जो है एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, ठीक है, विद डिक्लेरेशन, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, जो अंडरटेकिंग उसकी आएगी एडमिट कार्ड के साथ, एक आपकी अंडरटेकिंग भी पेज जो है वो डाउनलोड होगा जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। कोशिश कीजिएगा उसको फिल करके मत जाइए, ठीक है, अंडरटेकिंग जो है उसको फिल मत करके जाइएगा, वहीं पर ही जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तब आप देख लीजिएगा कि वो उसी टाइम फिल करवा रहे हैं या फिर आपको अंदर एग्जाम में जाके फिल करके सबमिट करानी है, तो उनके सामने ही वो फिल करनी होती है जनरली, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार, और फिल करके ऑलरेडी मत जाइएगा, अगर वो बोलते हैं तो आप उसी टाइम फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है, ठीक है, सिंपल सा एक पेन हाथ में, और एक ये आपका एडमिट कार्ड, और एक तरीके से आपके पास अंडरटेकिंग होनी चाहिए, 2-3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। एडिशनल फोटोग्राफ, ठीक है, जो आपके फोटोग्राफ आपने अपलोड करी है वो आप अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के, टू बी पेस्ट, ठीक है। जब वो अटेंडेंस शीट आपके पास आएगी तो वहाँ पे हो सकता है वो पेस्ट करवाई जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक साथ में फोटोग्राफ भी लेके जा रहे हैं एग्जाम देने से पहले, ठीक है। एनी वन ऑफ द ऑथराइज फोटो आईडीज मस्ट बी ओरिजिनल, और साथ में आपको एक अपनी आईडी भी लेके जाना है, एक आईडी कार्ड, हो सकता है वो आप आधार कार्ड ले जा लें, आपकी स्टूडेंट आपको स्कूल में आईडी मिली हुई है आईडी कार्ड, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। वोटर आईडी अगर आपके पास है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी आपकी जो किसी भी तरीके की आईडी कार्ड है वो आपको लेके जाना है साथ में, पेपर में वो चेक किया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेनली मैंने जैसे आपको बता दिया, एक तो एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला अंडरटेकिंग वाला फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, एक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, एक एडिशनल फोटोग्राफ आपकी बहुत मस्ट है, ठीक है, और एक आपकी स्टूल आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से आपका कुछ होना चाहिए, ठीक है। एंड क्लास 12th बोर्ड एडमिट कार्ड विद द फोटोग्राफ, बैंक पासबुक फोटो, मतलब ये सब चीज़ें भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आपका मेन आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, तो आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपके साथ होनी चाहिए। अगर आपको शुगर या डायबिटीज़ है तो आपके पास कुछ ईटेबल्स हो सकते हैं, लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज, इन केस अगर आप डायबिटिक हो तो, ठीक है, ठीक है। अब मैं मानती हूँ कि आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो इस पूरे के पूरे पेपर के बारे में पता लग गई होगी, ठीक है। ये सब आपके ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें, तो ये सारा चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। ये अबाउट एनटीए है। चलिए इसको आप थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा मोड है एग्जामिनेशन का वो क्या है, ठीक है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। दोनों हाइब्रिड मोड पे हो रहे हैं। कौन कौन से सेंटर्स आपके होने वाले हैं, मीडियम ऑफ जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो ये लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर ये दे रखा है कि कौन कौन से सेंटर्स, यानी कि अगर आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश एंड तमिल सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब कि अगर आपने खाली इंग्लिश सेलेक्ट करा है तो सारे सेंटर्स आपके होंगे। इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट किया है तो सारे, मतलब इंडिया में कहीं भी आपका पढ़ सकता है। असमीज सेलेक्ट कर रहे हैं तो असम वाले रीजन में होगा। तो इस तरीके से आपने जो जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी है उस हिसाब से आपके सेंटर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपको किस सिटी में जो है वो एग्जाम देने जाना पड़ सकता है। तो सिटीज़ जो हैं वो आपकी चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट करी है। द ऑप्शन ऑफ द लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज बाय फिलिंग अप, ठीक है। अभी ये कब देखा जाएगा, जब आप फिल कर रहे होंगे फॉर्म। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन थोड़े अच्छे से अब पता चल गई होगी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस वाले को हम अच्छे से रीड कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाली है, ठीक है। तो स्कीम है आपके एग्जामिनेशन की। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। टोटल आपके 61 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर से 33 आपकी लैंग्वेज है प्लस 27 आपके डोमेन स्पेसिफिक है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये 3 जो हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड हैं। 33 लैंग्वेजेस दी गई हैं, ठीक है, 27 डोमेन स्पेसिफिक है। टोटल आपको कितना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 6। टोटल आपको 6 सेलेक्ट करने हैं। तो 6 जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप 6 से कम नहीं सेलेक्ट कर सकते, 6 से कम भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आपके पास जो चॉइस है वो 6 की है, ठीक है। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। पहले जो थी वो चॉइसेस ज़्यादा थी, इस बार आपको ज़्यादा चॉइस नहीं मिली है, आपको 6 ही सेलेक्ट करने हैं। चाहे तो आप उसके अंदर 2 लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है आप, और इसके अंदर आपके 4 जो हैं वो आप डोमेन स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप जनरल टेस्ट भी उसमें मांगा गया है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो जनरल टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी मांग रही है या नहीं मांग रही है। अगर आप उसको देते हैं तो वो सब्जेक्ट में आप चेक जरूर कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी में कि उनकी डिमांड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने 3 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सेलेक्ट कर लिए और 1 आपका जनरल टेस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब मीडियम ऑफ द टेस्ट आपका क्या होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर आपको क्या मिलने वाली है। चॉइस क्या है आपकी, 6 टेस्ट पेपर आपके होने वाले, जिसमें से 4 या 5 आपके डोमेन स्पेसिफिक हो सकते हैं, 1 जनरल टेस्ट हो सकता है और 2 लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। लैंग्वेजेस में भी मैक्सिमम आपको 2 ही सेलेक्ट करनी है, इससे ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स में चूज़ अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आपको जो है वो चूज़ करने की इजाज़त है, जिसके अंदर लैंग्वेज इंडियन या फॉरेन जो लैंग्वेजेस हैं वो हो सकती हैं। सारी 33 में आपकी इंडियन भी हैं और फॉरेन भी, ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा। 13 आपकी इंडियन है, बाकी की सारी आपकी फॉरेनर लैंग्वेजेस हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और एक आपका जनरल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपने कम से कम एक लैंग्वेज तो सेलेक्ट करी हो, ये बेटर है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने लैंग्वेज सेलेक्ट ही नहीं करी, लेकिन एक लैंग्वेज तो आपको सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। चाहे तो हो सकता है वो आपकी रिलीजियस लैंग्वेज हो, चाहे आप इंग्लिश या हिंदी में से कुछ चूज़ करना चाहते हो तो वो भी हो सकती है। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 13 लैंग्वेजेस है, उसमें से कोई भी एक मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर का। हाइब्रिड मोड होने वाला है, बार बार बताया जा रहा है। पेन पेपर और सीबीटी दोनों ही बेसिस पे हो सकता है, डिपेंड करेगा आपने रजिस्ट्रेशन में क्या फिल करा है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके मैंने बता दी हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 10 में आपको चॉइस मिलने वाली है, 45 मिनट्स होने वाले हैं। और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको हो सकता है उसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम मिल जाए। वो क्वेश्चन जो डोमेन्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए, और ऊपर भी एक बार हमने डिस्कस किया था। शिफ्ट और ड्यूरेशन डिपेंड करता है। इट इज प्रपोज दैट फॉर पेन एंड पेपर मोड देयर मे बी 3 शिफ्ट, ठीक है। पेन और पेपर के लिए 3 शिफ्ट में पेपर हो सकता है इन अ डे, अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। 2 घंटे की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे 45 मिनट्स और 60 मिनट्स जैसे बताया गया था उस तरीके से। Now there are 33 languages and 27 subjects. The candidates may choose any subject or language as desired by the applicable university or organization. जो भी उस यूनिवर्सिटी को चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप सेलेक्ट करेंगे। 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 में से बार बार बता रहे हैं हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी, जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो जनरल टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो जनरल टेस्ट देते टाइम जिसके अंदर आपका जनरल एबिलिटी, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, तो वो ज़रूर देख लेना बच्चा, ठीक है। 15 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं आपको 60 में से। और टाइम कितना मिल रहा है, 1 आवर का,
ठीक है। तो 1 आवर के टाइम में आपको ये फिल करना है। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो है कैंडिडेट्स कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बार बार एक एक दो बात को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो ये सारी, अब मैं मानती हूँ आपका थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जो मेन चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। और आपका सिलेबस जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी आपको मिल जाएगा, और हो सकते हैं आपको और स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो थोड़े टाइम में एनटीए की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आप वेट कीजिए, और जैसे ही सिलेबस आएगा और जो डिटेल सिलेबस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, ठीक है, कि आपका 10+2 होना ही चाहिए, ठीक है। और इंटरमीडिएट, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 साल स्किप करा है तो आप पेपर नहीं दे सकते, आप तब भी पेपर दे सकते हो, ठीक है। इसमें हमने टाइम ड्यूरेशन नहीं रखा है, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है इसकी, कि ये नहीं है कि अगर आप ये मानो कि आपको 2 या 3 साल हो चुके हैं पेपर दिए हुए और तब आप CUET नहीं भर सकते, आप CUET फिल कर सकते हैं। कोई एज लिमिट इसके अंदर मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप रिजल्ट अवेटिंग है, ठीक है, रिजल्ट अवेटेड है, अभी तक रिजल्ट नहीं है क्योंकि पेपर आपने अभी दिया है, तो आप उसमें रिजल्ट अवेटेड डाल दें, ठीक है। कौन से ईयर में आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। फॉर द ईयर ऑफ अपीयरेंस इन 12th, ठीक है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको वहीं उसमें फिल करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ वगैरह आप, ठीक है, ये आपके मेजरली जो हमने पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। रिजर्वेशंस वाली कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो आप इसमें थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह का कोई इशू ना हो रहा हो, और आपके जो न्यूली सर्टिफिकेट्स हैं वो आप इशू करवा लें एक बार, ठीक है। अब वो हर ईयर जो रिन्यू होते हैं उनको आप रिन्यू करा के रख लीजिए कि अगर वो मांगते हैं तो आप उसमें लगा सकें। और जो PWD कैटेगरी के हैं उनके पास भी अपने सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और वो साइंड होने चाहिए गजेटेड ऑफिसर्स से। आई थिंक अब जो मेन हमारे इन्फॉर्मेशन थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वाज ऑल, ठीक है। आप चॉइसेस जो हैं वो भी आप फिल कर सकते हैं, सिटीज़ की जो चॉइसेस आपको मिली हुई हैं, ठीक है। आप कौन सी सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। एडमिट कार्ड जब आएगा हम उसके बारे में तब और डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो अभी चाहिए थी फॉर्म फिल करते टाइम वो आपको सबको मिल चुकी होगी। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको वेबसाइट मैंने बता दी है, उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो नंबर और मेल ID आप डालेंगे उसको याद रखिएगा, उसको भूलना नहीं है। OTP जो आएगा वो आपको उसमें एंटर करना है। देन आप आगे अपने फॉर्म फिलिंग की तरफ जाएंगे। फोटोज़ का साइजेस आप थोड़े पहले से करके रखिएगा, साइन जो है आपके पेपर में करके फोटो क्लिक करके उसे डाल दीजिएगा, और उस फोटोग्राफ की आप प्रिंटेड कॉपी भी अपने पास रखेंगे जिससे कि एग्जाम के टाइम पे आप उसको लेके जा सकें। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जब आपके और इन्फॉर्मेशन आएगी इसके बारे में तो हम इस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट ने एक जो बैच है CUET का वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप सब जो उसमें करना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट आके उसके बारे में पता कर सकते हैं। और नीचे हमने लिंक भी दे दिया है फॉर्म फिल करने के लिए, और जाके आप हमारी ऐप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉड्यूलेशन 2.0 के नाम से हमारी ऐप है, उस पर जाइए और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो 15 के बाद आपके जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन सीट्स थोड़ी लिमिटेड हैं, तो अगर आप अभी थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और आपकी सीट आप पक्की कर सकते हैं। और हमारे साथ पढ़िए, हम आपको और अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करेंगे और CUET के लिए बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल के देंगे। तो जाइए क्लास, अगर आपको आप पढ़िए आप थोड़े और अच्छे से, और 12th में और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो और अच्छी हो सके, क्योंकि आपका सारा सिलेबस जो है वो NCERT से आने वाला है। तो NCERT तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी पढ़ाई करते टाइम थोड़ा और डीपली स्टडी कर लीजिए ना, और अच्छे से पढ़ लीजिए उसको, जिससे एग्जाम आपका अच्छे से हो सके। ठीक है क्लास, ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ और ज़्यादा चीज़ों के साथ। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ खड़ा है। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ आपको डाउट अभी भी लग रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख के आप लिख सकते हैं। कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन या क्वेरी होगी हम आपको क्लियर कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है इससे रिलेटेड।